लोन शार्क कंपनी के अंदर पूरा ऑफिस गालियों से गूंज रहा था। डैम इट, डैम इट। कोई इतना गुस्से में था कि उसने अपनी टेबल पर मुक्का मारा, मानो अपने टेम्पर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। लीडर ने, जिसके हाथ पर बैंडेज बंधी थी, अपने साथियों से जोर से पूछा, आखिर वो चीज थी क्या? एक दूसरे शख्स ने, जो पूरी तरह छोटों से कवर था, जवाब दिया, बॉस, मुझे लगता है वो कोई बोन डीमन था। उनमें से जिसे सबसे कम चोटें आई थीं, उसने रिपोर्ट किया। एंड में हम सब बेहोश हो गए थे। मुझे लगता है उसने हमें छोड़ दिया। बॉस ने, जिसका चेहरा सूजन और नीले निशानों से भरा था, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर किया, चाहे वो कोई डीमन ही क्यों ना हो, वो हमें अपनी डेट्स कलेक्ट करने से नहीं रोक सकता। अचानक बाहर से दरवाजे पर नॉक हुई, जिसे सुनकर एक गुंडे ने सावधानी से आवाज दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पूछा, कौन है वहां? अचानक उसका सामना एक इनॉर्मस पेयर ऑफ ब्रेस्ट्स से हुआ, जिसे देखकर वो बुरी तरह ब्लश करने लगा और उसकी सांसें थम गईं। वो औरत, जिसे सब क्वीन के नाम से जानते थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे के अंदर आई और लिंग जिंग उसके पीछे एक छोटी बहन की तरह चल रही थी। वो गुंडा डर के मारे अपने घुटनों पर गिर गया और कांपते हुए सोचने लगा, यह औरत कितनी इंटिमिडेटिंग है। कमरे में मौजूद बाकी तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और चिल्लाए, कौन है? क्वीन ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने मेरी इस लड़की को लोन दिया था? बाई क्यूई के पीछे खड़े होने के बावजूद लिंग जिंग पूरी तरह हाई अलर्ट पर थी। उसने अपने हाथ में एक बीन को कसकर पकड़ रखा था, ताकि अगर सिचुएशन आउट ऑन कंट्रोल हो जाए तो वो तैयार रहे। अगर बात नहीं बनी तो वो दोबारा उन डीमन बीन्स का इस्तेमाल करेगी। गुंडे उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंस से डर गए और हकलाते हुए बोले, पापास मत आना, तुम क्या चाहती हो? लेकिन कोई भी चीज बाई क्यूई के कदमों को नहीं रोक सकी। वो कमरे में रखे सोफे पर बैठ गई, कैजुअली अपने पैर टेबल पर रखे और बड़े रिलैक्स्ड टोन में कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग मेरी इस बहन को कुछ ट्रबल दे रहे थे। लीडर ने आखिरकार सारी करियां जोर लीं। ओह, तो ये वही छोटी लड़की है? तुम यहां इसके लिए स्टैंड लेने आई हो? उसे अब भी थोड़ा डर था। उसने सोचा, उम्मीद है कि ये दोबारा उस डीमन को समन नहीं करेगी। बाई क्यूई ने परेशान होते हुए कहा, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि लोन शार्किंग इल्लीगल है? बॉस ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तुम हमें कैसे पकड़ोगी? फिर उसकी आवाज एक सिनिस्टर टोन में बदल गई, बस डेटर्स को डराओ, उनसे कहो कि अगर पुलिस के पास जाने की हिम्मत की तो हम उनकी पूरी फैमिली को मार देंगे। कुछ धमकियों के बाद भला कौन बोलने का रिस्क लेगा? उसने लिंग जिंग की तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, वो चश्मे वाली लड़की, क्या तुम्हारे डैड भी ऐसे ही नहीं थे? हाँ हाँ। अचानक अपना टोन बदलते हुए उसने एक परवर्टेड लुक के साथ बाई क्यूई को घूरा, बेशक, अगर तुम एक रात मेरे साथ स्पेंड करो तो मैं तुम्हारे लिए इंटरेस्ट रेट कम कर सकता हूं। जब वो अपनी एरोगेंस दिखा रहा था, बाई क्यूई ने ऑलरेडी अपने फोन से किसी को डायल कर दिया था। साफ था कि दूसरी तरफ वाले इंसान ने यह सारी कन्वर्सेशन सुन ली थी। बाई क्यूई ने फोन पर मौजूद शख्स से पूछा, डिप्टी डायरेक्टर चेन, क्या आपने सब क्लियरली सुन लिया? दूसरी तरफ से आवाज आई, क्रिस्टल क्लियर, चेयरमैन बाई, ऑपरेशन कमेंस कीजिए। बॉस अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे फील हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या? अचानक आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स खिड़की तोड़कर अंदर घुस आए। उन्होंने गुंडों पर अपनी गन्स तान दी और चिल्लाए, ऑपरेशन कमेंस करो। ऑफिसर्स एक इम्पोजिंग प्रेजेंस के साथ अंदर आए। उनकी ठंडी आवाजें गूंजी, पुलिस, कोई हिलेगा नहीं। गैंग लीडर को पुलिस ने पकड़ लिया और टेबल पर पटक दिया। तब भी ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, डोंट मूव। वह कराहते हुए बोला, औच 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 ऑन ऑफिसर, मैं तो बस एक शरीफ सिटीजन हूं। आखिरकार बाई क्यूई बोली, हम तुम्हें पहले इसलिए नहीं पकड़ सके क्योंकि हमारे पास एविडेंस की कमी थी। इस बार हमारे पास काफी सबूत हैं। ऊपर से एक फेमस टैक्स पेइंग बिजनेसमैन को धमकाना, तुमने अपने सिर पर एक और कलंक लगा लिया है। अब तुम्हारा खेल खत्म। बाहर पुलिस कार वेट कर रही थी और उसके अंदर गैंग मेंबर्स रो रहे थे, नहीं नहीं। इसी बीच एक दूसरी दुनिया में शांत पहाड़ियों के बीच लिनुओं की खुशमिजाज आवाज गूंजी, ऑन राइट, हमारे स्क्वाड में एक और मेंबर जुड़ गया है। उसने ब्लड ब्रदर के कंधे पर थपकी दी और सिंसियरिटी के साथ कहा, अब से तुम ऑफिशियली हमारी टीम का हिस्सा हो। ब्लड ब्रदर भी उतना ही खुश था और बोला, ठीक है बॉस। अचानक ब्लड ब्रदर शांत हो गया और एक शब्द भी नहीं बोला। उसका यह बर्ताव देखकर व्यूअर्स क्यूरियस हो गए और हर कोई अपनी थ्योरी देने लगा, ये बुल गाय बात क्यों नहीं कर रहा? पक्का ये कोई बहुत टैलेंटेड सबऑर्डिनेट होगा। लगता है इस बुल का भी अपना कोई पास्ट है। एक बूढ़ा आदमी सामने आया और अर्नेस्टली लुओ से बोला, सर, मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू। हम भी सिटी में एंटर करना चाहते हैं।
क्या आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? बूढ़े आदमी की रिक्वेस्ट सुनकर लिन जुओ मुड़ा। एक फ्रेंडली स्माइल के साथ उसने जवाब दिया, कोइंसिडेंटली हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं, चलिए साथ चलते हैं। बूढ़ा आदमी उसकी बात से इमोशनल हो गया और बोला, थैंक यू सर, आपके साथ होने से काफी सेफ फील हो रहा है। तभी टेरेसा पीछे से आई और उससे कहा, सर मेरा एक सवाल है, ये 20 ट्राइब्स हमेशा लूटपाट का सहारा क्यों लेते हैं, बजाय इसके कि वे ब्लड ब्रदर की तरह किसी स्टेबल जॉब में सेटल हो जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये अदरवर्ल्डली बीइंग्स पैदाइशी ईविल होते हैं, जैसा कि सब कहते हैं? लिन जुओ ने उसका सवाल सुनकर कहा, यह सवाल, हाँ, चलिए कैरेज में इस पर डिस्कस करते हैं। मन ही मन वह मदद की गुहार लगा रहा था। ओह, घर बैठे सर्वशक्तिमान बीइंग्स, मुझे बचा लो। सब लोग आपस में एनिमेटेड होकर चैटिंग कर रहे थे। इस नन की सोच कितनी सिंपल है। क्या इसने कभी पॉलिटिक्स नहीं देखी? हिस्ट्री एक्सपर्ट, अब आपकी बारी है स्टेज पर आने की। शायद हमें रियलिटी का एग्जाम्पल देना चाहिए। कैरेज ने फिर से अपनी जर्नी शुरू की और सड़क पर तेजी से वूश करती हुई निकल गई। अंदर से एक आवाज आई, सर। टेरेसा ने अपने अनसुलझे सवाल को जारी रखा, क्या 20 ट्राइब्स के लिए शांति से फार्मिंग करना बेहतर नहीं है? या क्या वाकई ऐसा है कि वे ईविल गॉड्स की पूजा करते हैं और पैदाइशी बुरे होते हैं? लिन जुओ ने मैप को ध्यान से देखते हुए कहा, यह सवाल, हाँ। इंटरनली वह एक रीजनेबल जवाब ढूंढने के लिए कमेंट्स को रिव्यू कर रहा था। मैं तुम्हारी आंखों से उनका मैप देख रहा हूं, वैसे ही बोलो जैसे मैं कहूं, टॉप नॉच हिस्ट्री एक्सपर्ट। उसने अचानक फांगा की तरफ मुड़कर पूछा, वेस्टर्न फ्रंटियर ड्यूक की बेटी होने के नाते तुम बॉर्डरलैंड से अच्छी तरह वाकिफ हो। क्या यह सच है कि फोर्ट्रेस के बाहरी इलाकों में कम बारिश होती है? फांगा अपना नाम सुनकर हैरान रह गई, फिर संभलते हुए जवाब दिया, हाँ। उसने आगे कहा, सिर्फ वेस्टर्न फ्रंटियर ही नहीं, ईस्ट और साउथ फ्रंटियर्स में भी बहुत कम बारिश होती है, जबकि नॉर्दर्न फ्रंटियर तो लगभग एक बर्फीला वेस्टलैंड है जहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। टेरेसा ने जब फांगा की पहचान जानी तो कहा, तो आप वेस्टर्न फ्रंटियर प्रिंसेस हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके फादर के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। एलिजाबेथ भी फेलेना की पहचान जानकर हैरान थी और मन ही मन सोचने लगी, तो यह वेस्टर्न फ्रंटियर ड्यूक की बेटी है। फांगा ने जवाब दिया, ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब जो इंपॉर्टेंट है वो है रिवेंज। फेलेना ने आगे कहा, बिलीफ फोर्ट्रेसेस को चर्चेस ने बिलीवर्स की फेथ से बनाया था ताकि ईविल रेसेस और उनके गॉड्स को इंसानी जमीन पर कब्जा करने से रोका जा सके। इसे तोड़ने का इकलौता तरीका बिलीफ फोर्ट्रेस में कोई ब्रीच ढूंढना है या ईविल गॉड्स को सैक्रिफाइस देकर उसके किसी हिस्से को करप्ट करना है। उसकी पतली उंगली ने मैप पर एक पॉइंट की तरफ इशारा किया और उसने कहा, मैप से हम देख सकते हैं कि बिलीफ फोर्ट्रेसेस ने इस बाउंड्री के अंदर एम्पायर को घेरा हुआ है और यही एरिया असल वजह है कि वो अदरवर्ल्ड ट्रूली ट्राइब्स लगातार इन्वेजन करते रहते हैं। ये 400 मिलीमीटर रेनफॉल लाइन के किनारे को एनक्लोज करता है। टेरेसा ने यह सुनकर हैरानी से कहा, क्या? लिन जुओ ने उसे आगे समझाया, तथाकथित रेनफॉल लाइन सेमी एरिड एंड सेमी वेट रीजन्स के बीच की बाउंड्री तय करती है, जो फॉरेस्ट और डेजर्ट वेजिटेशन के बीच एक डिवाइडिंग लाइन का काम करती है। इंसानों ने एग्रीकल्चर के लिए उन जमीनों पर कब्जा कर रखा है जहां बारिश भरपूर होती है, जबकि बाहर के ट्राइब्स फार्मिंग नहीं कर सकते, जिससे वे रेगिस्तानों में घूमने वाले नोमैड्स बनने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि हम अक्सर कहते हैं कि सर्फ्स खाने के लिए सिर्फ आसमान पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन यही बात इन ट्राइब्स पर भी लागू होती है। फसल की खराब ग्रोथ या सर्दियों की भारी बर्फबारी उनके लाइफस्टॉक को मार सकती है, और जब उनके पास खाने की कमी होती है तो वे सिर्फ साउथ की तरफ रेड कर सकते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रेनफॉल लाइन के अंदर फार्म करने लायक जमीन पर हमारा कब्जा ही उन ट्राइब्स को साउथ में हमला करने के लिए उकसाता है। यह सब सुनने के बाद टेरेसा ने अभी भी चौंकते हुए फिर से कहा, क्या? फांगा ने उसका एक्सप्लेनेशन सुना और काफी इंप्रेस हुई। क्यूरियोसिटी के साथ उसने सोचा, इसने ये रूल कैसे फिगर आउट किया? हमारे एल्फ ट्राइब की हिस्ट्री में भी ये रिकॉर्डेड नहीं है। क्या यही वजह है कि क्लेन की हर जनरेशन को वेस्टर्न टेरिटरी की प्रोटेक्ट करना पड़ता है? उसने अपनी बात जारी रखी, जिन ट्राइब्स के पास शामन्स हैं वे बेहतर स्थिति में हैं। वे मौसम को थोड़ा बदल सकते हैं। बिना शामन्स वाले ट्राइब्स के पास सिर्फ 2 चॉइस होती हैं। ज्यादातर खराब एनवायरनमेंट की वजह से ईविल गॉड्स के साथ जुड़ जाते हैं और लूटपाट के लिए साउथ की तरफ निकल जाते हैं। एक छोटा हिस्सा इंसानों की मर्सिनरी के तौर पर सेवा करना चुनता है या इंसानों द्वारा बीस्टमैन पर अटैक करने के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। टेरेसा तुरंत उसके गले लग गई और एंग्जाइटी के साथ पूछा, क्या सेज के पास उनकी लूटपाट रोकने का कोई प्लान है? उसने झिझकते हुए जवाब दिया, वेल, मेरे पास कुछ आइडियाज तो हैं। उनके पास खरी फांगा और एलिजाबेथ बुदबुदाई, बड़े ब्रेस्ट्स वाली बिना दिमाग की नन। टेरेसा ने अपनी समझ जाहिर की, तो जब सेंट्रल नेशंस स्ट्रांग होते हैं तो वे सिर्फ एंटरटेनर्स होते हैं, लेकिन जब सेंट्रल नेशंस कमजोर पड़ते हैं
तो वे टेरिफाइंग रेडर्स बन जाते हैं। जब तक सेंट्रल नेशंस काफी पावरफुल हैं, आउटसाइडर्स वॉल ऑफ बिलीफ को पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सैकड़ों साल पहले क्या ऐसी रेड्स बहुत कम नहीं होती थीं? यह दुख की बात है कि अब जमीनों पर भारी इन्वेजन हो रहे हैं। नेशंस और रिलीजन्स कमजोर हो गए हैं, जिससे ईविल और आउटसाइडर्स को मौका मिल गया है। लुओ ने सहमति जताई। बिल्कुल यही बात है। उसने आगे जोरा, बेशक एक और तरीका भी है, प्रोडक्टिविटी को लिबरेट करना और उसे बूस्ट करना। तभी उसका चेहरा उतर गया। अचानक उसकी आंखों में चमक आई क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फांगा अचानक उसकी बाहों में लपक पड़ी और बेचैनी से चिल्लाई, मास्टर। उसने लिनजुओ को नीचे गिरा दिया था। फांगा की आंखें अर्नेस्ट थीं और उसने कहा, प्लीज मुझे बताइए कि बीस्टमैन को इन्वेजन करने से कैसे रोका जाए। शायद मैं वेस्टर्न टेरिटरी को बचा सकूं। एलिजाबेथ ने उसे उसके इतने करीब जाते देखा तो चिढ़कर बोली, सिर्फ एक जवाब के लिए उस पर गिरी जा रही है। कितनी बेशर्म है। फांगा ने अपनी बात जारी रखी। मैं शहर में मैनली अपने अंकल को वार्न करने आई थी कि बीस्टमैन ने बॉर्डर तोड़ दिया है ताकि वो डिफेंस तैयार कर सकें। अगर हम उनके इन्वेजन को रोक सकें तो हम करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं। लिनजुओ ने कुछ अनमने ढंग से कहा, यह काम नहीं करेगा। इंसान आउटसाइडर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करने के इच्छुक नहीं हैं। सिर्फ आउटसाइडर्स ही नहीं, अपनी ही रेस के बीच भी वे हाथ नहीं बटाते। वे अलूफ मेजेस अपने हाथों के एक इशारे से तूफान बुला सकते हैं और मौसम बदल सकते हैं। ड्रुइड्स पौधों को उगाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ जंगलों की परवाह करते हैं और पहाड़ों से बाहर नहीं निकलेंगे। यहां तक कि वे मैजिक क्रिस्टल टेक्नोलॉजी भी मैनली वॉरफेयर और नोबिलिटी के इस्तेमाल के लिए डेवलप करते हैं। ये चीजें साफ तौर पर एग्रीकल्चर में मदद कर सकती हैं और फार्मर्स की लाइफ बेहतर बना सकती हैं, जैसे एक मैजिक एसेंस हार्वेस्टर जिससे मेजेस बारिश बुला सकें या ड्रुइड्स फर्टिलाइजर क्रिएट कर सकें। इसके अलावा मैंने सुना है कि एल्फ ट्राइब के पास एक ट्री ऑफ लाइफ भी है जो सब चीजों का पालन पोषण करता है। अगर मैं ट्री ऑफ लाइफ होता तो मैं लोअर और मिडिल क्लास फार्मर्स, यहां तक कि आउटसाइडर्स की भी मदद करता। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि फार्मर्स इतने तुच्छ हैं कि उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही लैंड एनेक्सेशन के कारण नेशंस की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है। एलिजाबेथ जब उसने वर्ल्ड ट्री का जिक्र सुना तो बहुत इमोशनल हो गई। वर्ल्ड ट्री? क्या उसने अभी कहा कि वह वर्ल्ड ट्री है? वह पक्का वर्ल्ड ट्री का सीड होगा। जब वह मैच्योर होगा तो वह सच में वर्ल्ड ट्री बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एलिजाबेथ बाकी दोनों से भी ज्यादा बोल्ड थी। उसने सीधे कूदकर उसे गले लगा लिया और कहा, मास्टर प्लीज वर्ल्ड ट्री को बचा लीजिए। क्या आप नहीं बचाएंगे? यह सुनकर वह उलझन में पड़ गया और सोचने लगा, यह क्या हो रहा है? क्या हमने शुरुआत में शहर में सीड्स ढूंढने की बात नहीं की थी? यह बात पैर बचाने पर कैसे शिफ्ट हो गई? क्या मैं फर्टिलाइजर जैसा दिखता हूं? फांगा ने उसकी हरकतों को देखा और तंज कसा, जैसे कि तुम ऐसा नहीं करती। उसने बोलना जारी रखा, अलग अलग रेसेस के ग्रेट टैलेंट्स को यूनाइट करके ऐसी टेक्निक्स पर रिसर्च करनी चाहिए जिससे सबकी भलाई के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़े। इस कॉन्टिनेंट ने अभी अपनी पॉपुलेशन लिमिट नहीं छुई है। प्रोडक्टिविटी बूस्ट करके पॉपुलेशन 20 बिलियन से ऊपर पहुंच सकती है। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि यह कॉन्टिनेंट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी मैक्स आउट करे और पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो, हमारे पास कम से कम 1000 साल की शांति होगी, बशर्ते कोई वॉर ना हो या ईविल गॉड्स या बाकी गॉड्स का इंटरफेरेंस ना हो। यह सुनकर टेरेसा काफी मूव हो गई और सोचने लगी, इस कॉन्टिनेंट के देशों के बीच हर 10 साल में जंग होती है। 1000 साल की शांति कितना भव्य और खूबसूरत आइडियल है। उसने कहा, मैं वह दिन देखना चाहती हूँ। उसने सिंसियरिटी के साथ उसकी तरफ देखा और एक्सप्रेस किया, सेज, मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं नेशंस के बीच एक मिलेनियम की शांति का उदय देखना चाहती हूँ। उसके एटीट्यूड ने उसे हैरान कर दिया और सिस्टम से एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, नन टेरेसा अब आपकी फैमिली का हिस्सा बन गई हैं। एलिजाबेथ ने पर्सनली सोचा, वाकई अगर वह वर्ल्ड ट्री का सीड है तो 1000 साल तक जीना बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्री आसानी से एक पूरी रेस का लेवल बढ़ा सकता है। सबके दिलों में अपने अपने थॉट्स चल रहे थे। फेलांगा ने सोचा, तो ऐसा होता है एक पीसफुल सॉल्यूशन। दुख की बात है कि इसे कम समय में हकीकत नहीं बनाया जा सकता, तो इसे कहते हैं एक हीरो। अब मैं उस फीमेल कल्टीवेटर को अचानक समझ पा रही हूं। मैं वाकई ऐसे हीरो को फॉलो करना चाहती हूं ताकि उन सपनों को पूरा कर सकूं। लेकिन मेरा अभी भी एक बदला लेना बाकी है। मुझे लांटिस सिटी जाना ही होगा। आपसे लोग उधार मांगने होंगे और उस ईविल गॉड की पावर का इस्तेमाल करके अपना रिवेंज पूरा करना होगा। कैरेज धीरे धीरे वेस्टर्न रेल्म के दूसरे सबसे बड़े शहर लांटिस सिटी में दाखिल हुआ। रॉयल सिटी में सुबह की रोशनी में एक मैग्निफिसेंट पैलेस चमक रहा था। मेन हॉल में एक सबोर्डिनेट भागते हुए रिपोर्ट देने आया, योर मैजेस्टी, वेस्टर्न रेल्म से अर्जेंट न्यूज है।
किंग के पास खड़े एक शख्स ने उस सबऑर्डिनेट को टोकते हुए याद दिलाया, वाकई इस तरह भागते हुए आना? सेंट पॉल के किंग के तीसरे के सामने तुम्हारा यह बर्ताव कितना इम्प्रॉपर है। किंग तुरंत बोले, कोई बात नहीं मेरे भाई, मैसेंजर के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। वे सब देश की सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ो और जो भी है उसे प्रेजेंट करो। लेटर पढ़ने के बाद किंग हैरानी से चिल्लाए, क्या वेस्टर्न रेल्म के ग्रेट ड्यूक खत्म हो गए? डची की कैपिटल को सैक्रिफाइस कर दिया गया। बीस्ट मैन ने वेस्टर्न रेल्म पर हमला करके उसे कैप्चर कर लिया है। बाकी लोगों ने भी जब यह न्यूज सुनी तो शॉक में चिल्ला उठे, क्या? किंग ने अपने भाई को ऑर्डर दिया, तुम तुरंत होली नाइट ऑर्डर को लीड करते हुए वेस्टर्न रेलम जाओ और उन बीस्टमैन को वहां से खदेड़ दो। भाई ने रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया, जी बिल्कुल डियर ब्रदर। किंग अंदर से बहुत डरे हुए थे और सोच रहे थे, अब मैं क्या करूं? किंग ने हाथ में वो सीक्रेट लेटर पकड़ा हुआ था और धीरे से गाली देते हुए बोले, डैम इट, ये सब अभी ही क्यों होना था? उनकी बेटी ने भी प्रपोज किया। फादर, प्रिंस को आर्मी लीड करने देना सही नहीं लग रहा। उन्होंने आह भरते हुए कहा, मेरे बच्चे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। फिलहाल किंगडम के अंदर और बाहर पूरी तरह केओस मचा हुआ है और हमारे पास टैलेंट्स की कमी है। कम से कम वो हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा है, मेरा भाई है। तभी एक सबऑर्डिनेट ने अपने पास खड़े किसी की तरफ इशारा किया और आगे रिपोर्ट दी, योर मैजेस्टी, यह बहादुर वॉरियर रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए डीमन ड्रैगन का सिर लेकर आया है। उस शख्स ने, जिसने एक हाथ में ड्रैगन का सिर पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कहा, किंग, मैं यहां अपना रिवॉर्ड लेने आया हूं। किंग ने खुशी खुशी जवाब दिया, इस बहादुर वॉरियर का शुक्रिया जिसने इस रीजन को डराने वाले डीमन ड्रैगन को खत्म कर दिया। उनके पीछे खरी प्रिंसेस एक्साइटमेंट में बोली, ओह माय गॉड, एक ड्रैगन स्लेइंग वॉरियर। उस आदमी ने रिस्पेक्ट के साथ झुककर कहा, किंगडम के लिए लॉयल्टी। प्रिंसेस ने फिर से अपने फादर के कान में धीरे से कहा, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है ना? क्या यह खुद एक टैलेंट नहीं है? सिर्फ इस वॉरियर को देखकर ही आप बता सकते हैं कि यह कितना अमेजिंग है। किंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और दिल खोलकर हंसे, हाँ, वाकई हमारा देश टैलेंट से भरा हुआ है और यंग होना वाकई शानदार है। अपनी तारीफ सुनकर वो वॉरियर बेवकूफों की तरह कुछ बार हंसा। किंग ने फिर उससे पूछा, ड्रैगन स्लेइंग वॉरियर, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? जब तक वो मेरी पावर में है मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। उसने एक बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट की, मुझे आप चाहिए, योर मैजेस्टी। प्रिंसेस उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह रिक्वेस्ट कितनी प्रॉब्लमेटिक थी। पिता और बेटी दोनों दंग रह गए। प्रिंसेस के मुंह से निकला, हाँ? उसने अपनी बात जारी रखी, किंग, आपकी यह शानदार दाढ़ी बहुत ही अट्रैक्टिव है और मुझे अपनी तरफ बहुत एल्योर कर रही है। इस बात ने बाप और बेटी दोनों के चेहरे काले कर दिए और पास खड़ा एक दूसरा शख्स तो लगभग पीछे गिर ही गया जब उसने सिंसियरिटी के साथ आगे जोरा, मैं जानता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ एक खुशनुमा रात बिताने का मौका दें। हाँ, ऐसी बदतमीजी सुनकर किंग से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वे गुस्से में चिल्लाए, दफा हो जाओ। उनकी वह दहाड़ पूरे पैलेस में गूंज उठी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी शहर में दाखिल हुई, लिन जुओ ने एक्साइटमेंट में कहा, तो यह है लैंटिस सिटी, यह तो वाकई बहुत बड़ी है। शहर पूरी तरह चहल पहल से भरा था और लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोग हैरान थे। इसके 3D मॉडल्स कितने लाइफलाइक हैं। यह गेम कहां से डाउनलोड होता है? किसी ने जवाब दिया, यह अभी सिर्फ एक टेस्ट है। फाइनली हम शहर में हैं, यहां पक्का ढेर सारे साइड क्वेस्ट्स होंगे। जब कैरेज शहर के गेट पर पहुंची तो उसे सोल्जर्स ने रोक लिया और प्रोसीजर के हिसाब से पूछा, कैरेज रुको, तुम लोग कहां से आ रहे हो? शहर में किस काम से आए हो? फांगा कैरेज से नीचे उतरी और ठंडे लहजे में सोल्जर से पूछा, लांटिस सिटी की हिम्मत कब से इतनी बढ़ गई कि वो मेजर्स पर एंट्री टैक्स लगाने लगे? स्काई मैजिक कॉन्फ्रेंस का रूल है कि मेजर्स पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये सब मेरे कॉन्वॉय का हिस्सा हैं। कॉन्वॉय की पहचान होते ही सोल्जर ने तुरंत झुककर माफी मांगी, बेहद माफ करें सम्मानित मेज, प्लीज आगे बढ़िए। कैरेज आराम से शहर के अंदर चली गई। उन दो सोल्जर्स ने राहत की सांस ली। फू, बाल बाल बचे। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम किसी मेज पर टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे, और वो तो एक मर्सिनरी ग्रुप था जिसमें एक मेज भी थी। फांगा की पहचान जानने के बाद एक बच्चे ने तारीफ करते हुए पूछा, क्या आप एक मेज हैं? बूढ़े आदमी ने काइंडनेस के साथ कहा, सिटी टैक्स बचाने में हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। फांगा ने पोलाइटली जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप बहुत दयालु हैं। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से झुककर लिन जुओ से माफी मांगी, सॉरी लॉर्ड, अभी गलती से मैंने इस कॉन्वॉय को अपने सबऑर्डिनेट बता दिया था। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। उसने कैजुअली जवाब दिया, ठीक है, इसके बारे में फिक्र मत करो। शहर की चहल पहल वाली गलियां देखकर उसकी आंखें चमक उठीं।
वहां के लाइवली ट्रेड और भारी भीड़ को देखते हुए उसने उत्साह से कहा, इस अदरवर्ल्डली दुनिया की ये सड़कें कितनी रौनक वाली हैं। इतने सारे कस्टमर्स को देखकर उसे एहसास हुआ यह इस दूसरी दुनिया की कोई फेमस दुकान लगती है। उन्हें शहर तक पहुंचाने के बाद बूढ़े आदमी ने उनसे विदा ली। अलविदा लॉर्ड, हमें पहले अपना सामान डिलीवर करना है। अभी के लिए विदा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे शहर के बाहर मिल पर ढूंढ सकते हैं। उसने जवाब दिया, ठीक है, गुड बाय ओल्ड मैन। फांगा ने उसे रिपोर्ट दी, लॉर्ड प्लीज मुझे अपने अंकल से मदद लेने और पहले सिचुएशन का जायजा लेने की परमिशन दें। उसके बाद मैं आपको फॉर्मली अपने मैनर में इनवाइट करूंगी। वह मान गया। जरूर, जाओ, मैं आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा। टेरेसा के मन में भी एक जगह थी। मैं कुछ प्रेयर्स और रेस्ट के लिए कैथेड्रल जाऊंगी। यहां तक कि एलिजाबेथ भी बोल पड़ी, मैं कुछ बिजनेस हैंडल करने के लिए मर्सिनरी गिल्ड जाऊंगी। वह सबसे सहमत हो गया। ठीक है, मैं कोई इन ढूंढता हूं, शाम को मिलते हैं। कैरेज के बाहर बैठते हुए उसने ब्लड ब्रदर से कहा, ऑनल राइट, मुझे किसी इनकी तरफ ले चलो। ब्लड ब्रदर ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, जी सर। एक शरारती मुस्कान के साथ लिंजुओ ने मन ही मन सोचा, हे थोड़ी देर बाद टहलने चलते हैं। अब जब मैं इस दूसरी दुनिया में आ ही गया हूं तो एक जगह तो ऐसी है जहां जाना बनता ही है। इसी बीच किसी दूसरी जगह पर कोई बाहर छिपकर घूम रहा था और किसी अनजान स्कीम की तैयारी में था। रियलिटी में किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लीजिंग बोर होकर बैठी साइड में वेट कर रही थी। उसके सामने एक पेपर रखा गया। बाई क्यूई ने कहा, ये लो, इस पर साइन करो। बाई क्यूई नीचे झुकी और लीजिंग से कहा, पुलिस का कहना है कि माफिया से लिया गया तुम्हारे डैड का इलीगल हाई इंटरेस्ट लोन अब नल डिक्लेयर कर दिया गया है। भले ही यह उनके टोटल उधार का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन है इससे तुम्हारा बोझ थोड़ा तो कम होगा ही। लीजिंग ने इमोशनल होकर जवाब दिया, बॉस बाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाई क्यूई ने उसे प्यार से गले लगाया और पूछा, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहोगी? लीजिंग ने शर्माते हुए जवाब दिया, बॉस बाई, मुझे टीज करना बंद कीजिए। उसका एडोरेबल रिएक्शन देखकर बाई क्यूई खुद को उसे और चिढ़ाने से नहीं रोक सकी। ओह वाह, देखो तो कैसे ब्लश कर रही हो। बाई क्यूई ने एक फोटो खींची और ग्रुप में भेजते हुए कहा, मैंने हमारे मैनेजर का लोन शार्क वाला इशू सॉर्ट आउट कर दिया है। अब सब लोग ली जिंग का चेहरा देख सकते हैं। सब लोग चैट में शामिल हो गए। ली जिंग कितनी अडोरेबल है। प्लीज मैनेजर, वीचैट आईडी दे दो। क्वीन की वीचैट आईडी प्लीज। अब मैं और मेहनत नहीं करना चाहता। लिंग जिंग ने अपना फोन उठाया और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखकर हैरान रह गई। ग्रुप में लोगों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। उसने जल्दी से ग्रुप में मैसेज किया, लाइव स्ट्रीम पर फैंस की संख्या अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? बाई ने भी वापस मैसेज किया, सच में? जू यिनतांग बीच में बोला, मुझे पता है क्यों। उसने समझाया, मैंने बिग लाई ब्रोस का बॉस को हराते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। उस पर लगभग 2 लाख व्यूज आए हैं। शायद वहीं से काफी ऑडियंस बिग लाई की तरफ आई है। एक दूसरे फैन ने जवाब दिया, यिनतांग तुम अमेजिंग हो, ट्रैफिक लाने के लिए थैंक्स। बाई क्यूई ने भी यिनतांग की तारीफ की, नाइस जॉब। गेम इंटरफेस में न्यूबीज टेस्ट गेम में एक बॉस सेलर रहे थे। तब जाकर लिंग जिंग को यकीन हुआ, वाह, भले ही 2 लाख व्यूज कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन कमेंट्स तो क्रेजी हैं। उसने ग्रुप चैट में मैसेज किया, थैंक्स यिनतांग, स्ट्रीमर को बूस्ट करने के लिए। किसी और ने तुरंत जोड़ा, यिनतांग तुम टॉप नॉच हो। यिनतांग ने बस जवाब दिया, चिल करो गाइस, डिटर्मिनेशन। लिंग जिंग ने कहा, अब मुझे वापस काम पर ध्यान देना होगा। अपने भाई की मैनेजर होने के नाते मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। देखते हैं वो अभी क्या कर रहा है। जैसे ही उसने चेक किया, उसने पाया कि उसका भाई एक शेरी जॉइंट में मजे कर रहा है। वो धीरे से हंसा, यह तो बहुत शानदार है। हाँ, देख रहे सभी लोगों ने कमेंट किया, क्या वाकई मुझे यह सब फ्री में देखने को मिल रहा है? लिन जुओ ने अपना बचाव करते हुए कहा, कम ऑन, दूसरी दुनिया में आने का मतलब है कि वहां के फेमस एस्टेब्लिशमेंट्स को एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए, है ना? वो मजे से अपने लेफ्ट और राइट में खूबसूरत लेडीज की कंपनी एंजॉय कर रहा था। सब लोग शोर मचाते रहे। 666 स्ट्रीमर तो पर्क बांट रहा है। इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। ओह भाई, अभी ज्वाइन करना पड़ेगा। मैडम बोली, डियर वॉरियर, अगर आप चाहें तो हम एल्फ कॉज मेजेस जैसी स्पेशल सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। एक मेज ने, जिसने बहुत ही एल्योरिंग ऑनट फिट पहना था, ठंडे लहजे में कहा, मुझे छुआ मत, तुम बदमाश। लाइव व्यूअर्स एकदम रोमांचित हो गए। वाह, मुझे यह बहुत पसंद आया। एक बार जुड़ने के बाद शायद मैं इसे बार बार बुलाऊं। ऊपर से किसी ने चिल्लाकर कहा, बिग लाई के पास पहले से ही फांगा है, वो भी एक मेज है, बाहर से कोल्ड लेकिन अंदर से वार्म। नहीं। लिन जुओ ने भी कमेंट किया, वाह, बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक मेज टीममेट है। मैडम ने अपनी बात जारी रखी, हमारे पास बीस्ट गर्ल ऑन ग्लोरी सेट भी है, ताकि आप इस दूसरी दुनिया की खुशी महसूस कर सकें।
लेकिन ये अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम्स बर्दाश्त से बाहर थे। सबने कमेंट्स की झड़ी लगा दी। हम बीस्ट गर्ल की स्माइल आप सबके भरोसे छोड़ते हैं, अब सब आप लोगों के हाथ में है। डैम, लोअर फ्लोर्स वालों, प्लीज आप ही कमान संभालें। यह देखकर कि उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैडम ने आगे कहा, इंटरेस्ट नहीं है? हमारे पास चुलबुली और एडोरेबल मेड्स भी हैं। वो मेड दरअसल मेड ऑन यूटफिट में एक प्रेइंग मेंटिस निकली जो फ्लर्ट करते हुए कह रही थी, मास्टर मैं वाकई चाहती हूं कि। व्यूअर्स की तो जैसे आंखें ही चौंधिया गईं। सब ने कमेंट किया, डैम, मैं ये लुक हैंडल नहीं कर सकता। शायद ये उतना भी बुरा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी पसंद सबके सामने आ गई। हालांकि मैं जानता हूं कि सबकी पसंद अलग होती है, पर इंसानों को कम से कम वे ऐसा तो नहीं कर सकते। यह देखकर लिंग जिंग का चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से में बुदबुदाई, बिगलाई, मैं तुम्हारी मैनेजर के तौर पर इतनी मेहनत कर रही हूं और तुम एक शेरी शॉप में मजे कर रहे हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसका बैंक बैलेंस 4,000 रुपए भर गया था जो उसके बेवकूफ भाई ने ट्रांसफर किए थे। लिंगजिंग का मूड तुरंत ठीक हो गया और वह जल्दी से बोली, बिगलाई, जल्दी से उस मेंटिस मेड को चुनो, मैं तुम्हारे लिए सबको इकट्ठा करती हूँ। इसी बीच लांटिस बैरन के एस्टेट पर एक नौकर ने अनाउंस किया, मिस फांगा आ गई हैं। फांगा ने ग्रेस के साथ एस्टेट में एंट्री ली और कहा, काफी समय हो गया माय लॉर्ड। बैरन लांटिस ने उसकी तरफ देखा और कहा, ओह, क्या यह मेरी भतीजी फांगा नहीं है? अपने फ्री टाइम में अंकल से मिलने कैसे आना हुआ? फांगा की रिपोर्ट सुनने के बाद बैरन चिल्लाया, क्या आर्कड्यूक मर चुके हैं और डची का पतन हो गया है? फांगा ने आगे कहा, इस वक्त वॉल ऑन फेथ टूट चुकी है, बीस्टमैन बहुत बेरहम है और हार्टलेस नाइट स्क्वाड इन्वेजन कर रहा है। प्लीज आर्मी को मोबिलाइज कीजिए ताकि दुश्मनों का सफाया हो सके और किंग को इन्फॉर्म कीजिए कि वे सप्रेस के लिए अपनी ट्रूप्स भेजें। बैरन ने जवाब दिया, मैं समझ गया, तुमने बहुत मेहनत की है मेरी भतीजी, कुछ दिन आराम करो, मेरा बेटा तुमसे काफी समय से मिलना चाहता था। आखिर हम फैमिली हैं तो चलिए और करीब आते हैं। छोटा लांटिस भागता हुआ आया और उसके पैर से लिपट गया। उसने उसका सिर सहलाया और कहा, फालोन, काफी समय हो गया। फालोन ने उससे चिपकते हुए कहा, कजिन, हमारी पिछली मुलाकात को बहुत वक्त बीत गया है। फालोन ने उससे पूछा, क्या तुम इस बार मुझसे शादी करने वापस आई हो? मेरे फादर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूं। बैरन ने भी अपनी बात रखी, बिल्कुल, इस मौके का फायदा उठाओ और शादी कर लो। हमें आर्कड्यूक का टाइटल अपनी फैमिली को पास करने का फैसला जल्दी कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारा अंकल हूं, मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। फांगा ने नाखुश होकर कहा, अंकल प्लीज मजाक बंद कीजिए, शादी लाइफ का एक बड़ा फैसला है, इसे किसी मजाक की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। उसने जोर से कहा, अंकल अभी इन बातों का वक्त नहीं है। वेस्टर्न टेरिटरी बर्बादी की कगार पर है और मेरे फादर की बॉडी अभी ठंडी भी नहीं हुई है। टाइटल का मामला किंगडम की नोबल काउंसिल को तय करने देना चाहिए। उसका अरियल रुख देखकर बैरन अंदर ही अंदर आग बबूला हो गया और बरबराया, चिराने वाली औरत, कितनी अनग्रेटफुल है ये। फिर वह गुस्से में उस पर चिल्लाया और गार्ड्स को ऑन ऑर्डर दिया, तुम्हारी यह हिम्मत? गार्ड्स, इसे हिरासत में ले लो। गार्ड्स ने बात मानी और अपने भाले फांगा की तरफ तान दिए। फांगा ने धमकी दी, किसकी हिम्मत है? मैं आर्कड्यूक की बेटी और एक सोर्स रेस हूं। किंगडम के कानून को मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। फालोन बीच में बोला, हे, तुम इसे ले जा नहीं सकते, कजिन फांगा को मुझसे शादी करनी है। बैरन को अचानक याद आया, ओह नहीं, मैं भूल गया था कि यह एक सोर्सरेस है, सिर्फ ये आदमी इसे नहीं रोक पाएंगे। अचानक एक घंटी बजी। फांगा के मुंह से एक कराह निकली। उसका पूरा शरीर जैसे उस आवाज के कंट्रोल में आ गया था। अपनी हथेली पर एक स्कारलेट मार्क उभरता देख वह कांप उठी और बोली, यह सैक्रिफाइस मार्क फिर से आ गया। वह दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा शरीर की उस तरफ को झेलते हुए मरोड़ खा रहा था। घंटी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि होली हीलर संप्रदाय का कल्ट लीडर मोर्सो था। उसके पीछे खड़े बैरन ने खुशी खुशी कहा, थैंक यू आर्क बिशप मोर्सो। मोर्सो ने ठंडे लहजे में कहा, लगता है मैं जीत गया, ऐ बेईमान औरत। फिर वह मुरा और बैरन को निर्देश दिया, कुछ दिनों में अपने बेटे की इससे शादी करवा दो, इस तरह आर्कड्यूक का टाइटल तुम्हारा हो जाएगा। बैरन ने जवाब दिया, जी माय लॉर्ड, जबकि फालोन खुशी से चिल्लाया, वाह, मैं अपनी कजिन से शादी करने वाला हूं। मोर्सो ने अपनी बात जारी रखते हुए बैरन को याद दिलाया, तुम वेस्टर्न टेरिटरीज के फ्यूचर आर्कड्यूक होगे, बदले में रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 2 किलो की पॉपुलेशन चाहिए। उसने जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है माय लॉर्ड। फांगा ने गुस्से में पूछा, क्या होली हीलर संप्रदाय मैन रिलीजन्स में से एक नहीं है? फिर आपको 2 किलो की पॉपुलेशन क्यों चाहिए? मोर्सो ने रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया, होली हीलर, तुम वाकई कुछ नहीं जानती। क्या तुम्हें पता है कि हमें हमारे होली हीलर्स कहाँ से मिलते हैं? बिल्कुल सही, उसी इंसान की तरह
जिसने तुम्हारे फादर की डची को सैक्रिफाइस कर दिया था। हाँ हाँ, फांगा ने शॉक में पूछा। सैक्रिफाइस? बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे फादर की डची को किया गया था। तुम्हारा उस इंसान से क्या कनेक्शन है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उसकी तरफ लहराया और कहा, मिस्टिक की पावर को महसूस करो। एक बार जब यह तुमसे जुड़ जाएगी तो तुम भी हमारी तरह सोचोगी और हमारी फॉलोअर्स में से एक बन जाओगी। फांगा को डार्क गॉड के रिबन्स ने चारों तरफ से घेर लिया, जिन पर अनगिनत इंसानी चेहरे बने हुए थे। उन रिबन्स ने उसे इतनी कसकर लपेट लिया कि सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थीं। बैरन ने मोर्सो को रिपोर्ट दी। माय लॉर्ड, गेट गार्ड्स के मुताबिक फांगा के साथ एक मर्सनरी ग्रुप भी आया था। मोर्सो ने दिलचस्पी के साथ कहा, ओह, लगता है फांगा जल्दी में थी, तभी उसने ऐसे मामूली मर्सनरीज को हायर किया। चिंता मत करो, मैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए एग्जीक्यूशनर नन स्क्वाड भेज दूंगा। शहर के कैथेड्रल ऑफ द लाइट चर्च के अंदर टेरेसा बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेयर कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, ओह, यह तो होली लाइट है। माननीय नन, क्या आप इस सम्मानित हस्ती को जानती हैं? आप कौन हैं? टेरेसा ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं महज एक हर्मिट प्रीस्ट हूं। मेरा आपसे एक सवाल है, इस शहर का लाइट चर्च इतना सुनसान क्यों है? यहां मुश्किल से ही कोई फॉलोअर नजर आ रहा है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, दरअसल लाइट चर्च ने कभी वेस्टर्न रीजन्स पर जोर नहीं दिया। उन्होंने यहां तक कि किसी हेड बिशप को भी यहां नहीं भेजा। यहां सबसे ऊंची रैंक असल में मेरे पास ही है। यहाँ का सबसे पावरफुल संप्रदाय होली हीलर संप्रदाय है। उनका लीडर सिटी लॉर्ड और नोबिलिटी को कंट्रोल करता है। यह लगभग एक मोनोपोली है। एग्जीक्यूशनर नन माउर एग्जीक्यूशनर नन स्क्वाड को लीड करती है और जिसे वे पसंद नहीं करते उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सावधान रहिएगा माननीय, जब से 300 साल पहले गॉड्स ने आना बंद किया है, आप जैसे सेंट्स बहुत रेयर हो गए हैं। टेरेसा ने शक के साथ पूछा, माउर? अपना जवाब मिलने के बाद वह वहां से चली गई। बूढ़े आदमी ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, अपना ख्याल रखिएगा माननीय। टेरेसा वहां से चली गई और उस नाम के बारे में सोचने लगी, नन माउर। मुझे अब याद आया, एक दशक से भी पहले तीर्थ यात्रा पर निकली एक जवान नन मेरे पास से गुजरी थी। मैंने खुद उसे क्लेंस किया था। उसने तब इंसानियत को बचाने की कसम खाई थी। कितनी बड़ी कसम, ऐसी चीज जिसके बारे में मैं सैकड़ों सालों से विचार कर रही थी, लेकिन उसका अंत अच्छा हुआ। लिन जुओ के कहे बुद्धिमान शब्दों को याद करते हुए माउर का इंट्रोडक्शन उसकी मेमोरी में उभर आया। माननीय, मेरा नाम माउर है। जब टेरेसा बाहर निकली तो फॉलोअर्स का एक ग्रुप उसका वेट कर रहा था। वे हैरानी से चिल्लाए, यह तो माननीय प्रीस्ट हैं। अचानक हवा में एक खुशबू फैली और टेरेसा सोचने लगी, यह अजीब सी खुशबू। बाहर कट्टपंथी फॉलोअर्स के एक ग्रुप ने शोर मचाया, माननीय नन माउर, मैं अपनी जिंदगी आपको डेडिकेट करने के लिए तैयार हूं। माउर फॉलोअर्स की इबादत और तारीफों के बीच चल रही थी। वह एक भव्य कैरेज में बैठी थी और अटेंडेंट्स का एक ग्रुप उसे एस्कॉर्ट कर रहा था। टेरेसा ने मन ही मन सोचा, क्या यह वाकई माउर है? वह ऐसी कैसे हो गई? क्या वह एग्जीक्यूशनर स्क्वाड में शामिल हो गई है? वे आगे क्या करने का प्लान बना रहे हैं? इसी बीच प्लेजर हाउस में जोरदार हंसी गूंजी। हा, लिन जुओ खूबसूरत औरतों के बीच घिरा हुआ था और उसका पूरा शरीर लिपस्टिक के निशानों से कवर था। उसने खुशी खुशी कहा, यह तो असली सुख है। उसके पास बैठी औरतों ने शर्माते हुए उसे टीज किया, आप बहुत नटखट हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या यह वाकई एक अदरवर्ल्डली प्लेजर हाउस है? अचानक पीछे से उसे एक ड्रिंक ऑफर की गई। होस्टेस ने समझाया, यह ड्रिंक वहां बैठे उस हैंडसम जेंटलमैन की तरफ से है। लिन जुओ पूरी तरह दंग रह गया। उस आदमी ने अपना गिलास उठाया, एक घूंट ली और कहा, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया, हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं। लिन जुओ ने उससे सावधानी से पूछा, और आप कौन हैं? कस्टम शॉप के बाहर ब्लड ब्रदर उसका वेट कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, कैप्टन को अंदर गए हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। अचानक किसी ने उससे पूछा, क्या कल्टीवेटर मर्सिनरीज के कैप्टन यही हैं? ब्लड ब्रदर ने थके हुए लहजे में होकारी भरी, लेकिन वह पूरी तरह अलर्ट रहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया, वहां कौन है? अगर कैप्टन से मिलना है तो पहले मुझसे पार पाना होगा। ब्लड ब्रदर ने अपना सेल्फ कंट्रोल बर्सर्क मोड एक्टिवेट कर लिया और किसी भी पल ओपोनेंट का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसे अपना पास्ट याद आया जब वह अपने फादर के साथ था। उसने एक बार मासूमियत से पूछा था, डैड, मैं एक वॉरियर कैसे बन सकता हूं? उसके फादर ने जवाब दिया था, जब तुम शामन पर रिलाई करना छोड़ दोगे और खुद से बर्सर्क मोड में जा सकोगे, तब तुम ट्राइब के वॉरियर बन जाओगे। रियलिटी में लौटते हुए ब्लड ब्रदर अब सेल्फ बर्सर्क हो चुका था। उसके पूरे शरीर से इमेंस पावर रेडिएट हो रही थी और उसकी भारी सांसों के साथ स्टीम के बादल निकल रहे थे। हवा की सीटी जैसी आवाज में उसने चैलेंज किया, आओ सामना करो मेरा। कस्टम शॉप के अंदर अब भी शांति थी। चारों तरफ हंसी गूंज रही थी।
जो बाहर के तनावपूर्ण सीन से बिल्कुल अलग थी। लिंजुओ ने शक के साथ कहा, ओह। तभी अचानक ब्लड ब्रदर किसी के वार से उड़ता हुआ अंदर आ गिरा। उसका भारी शरीर दीवार से टकराया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। आधे घंटे पहले शॉपकीपर अब भी प्यार से मुस्कुरा रही थी। लिंजुओ और वो आदमी जिसने खुद को उसका साथी बताया था मजे से टोस्ट के लिए अपने गिलास उठा रहे थे। उस आदमी ने उससे पूछा, तो तुम ही वो फेमस डीमन हंटर हो? हाँ, काफी समय से तुम्हारी तारीफ सुन रहा था। नहीं नहीं, कि इसकी जरूरत नहीं है। एक नजर में ही मैं समझ गया था कि हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लिंजुओ ने वापस पूछा, साथी? उस आदमी ने सुनाना शुरू किया। एक बार एक मिशन के लिए मैं एक मिनोटॉर के घर में घुस गया। आधे रास्ते में ही उस मिनोटॉर की वाइफ अचानक घर आ गई। नतीजा यह हुआ कि मैं पकड़ा गया। अब और कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे उसे डिस्पैच करना पड़ा। लिंजुओ को लगा उसने गलत सुना। उसने कहा, वेट, क्या उसे डिस्पैच कर दिया? उस आदमी ने सीधे तौर पर कहा, हाँ, डिस्पैच कर दिया। उसने गर्व से दोहराया, मैंने उसे वहीं के वहीं डिस्पैच कर दिया। लिंजुओ को तब समझ आया, ओह, तो डिस्पैच से तुम्हारा यह मतलब था। उस आदमी ने आगे कहा, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका हस्बैंड वापस आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया। लिंजुओ ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, फिर क्या हुआ? एक मेल मिनोटॉर सामने खड़ा था और यह कोई मजाक नहीं था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, इसलिए मुझे उसकी पूरी फैमिली को ठिकाने लगाना पड़ा। उसका चेहरा फिर से अजीब तरह से लाल हो गया। हाँ, बिल्कुल सही, मैंने उनकी पूरी फैमिली को टेक डाउन कर दिया। लिंजुओ को लगा जैसे उसका वर्ल्ड व्यू ही कोलैप्स हो गया हो। उसने मुंह फाड़ कर देखते हुए बुदबुदाया, तो यह सच है? हाँ। तभी उस आदमी ने लिंजुओ को फेलो फॉर एंथुजियास्ट्स का असली मतलब समझाया। देखो, तुम्हें फरी चीजें पसंद हैं और तुम्हारी टीम में तो एक मिनोटॉर मेंबर भी है, तो क्या हम साथी नहीं हुए? लिंजुओ को आखिरकार बात समझ आई। ओह, तो तुम्हारा मतलब इस तरह के साथी से था। जब वे मजाक मस्ती कर रहे थे तभी अचानक उसे पीछे से एक डेंजरस ऑरा महसूस हुआ। उसके फौरन बाद ब्लड ब्रदर को अंदर ब्लास्ट होते हुए देखकर वह शॉक में चिल्लाया, ब्लड ब्रदर! एक पैर एरोगेंस के साथ ब्लड ब्रदर के चेहरे पर रखा गया, जिसे देखकर अंदर मौजूद दोनों लोग दंग रह गए। नन माउर ने अंदर कदम रखा और डिक्लेयर किया, ग्रैंड आर्कप्रीस्ट के ऑर्डर पर मैं यहाँ लिंजुओ को कैप्चर करने आई हूँ। उसने ठंडे लहजे में आगे जोरा, और मौके पर ही उसे एग्जीक्यूट करने आई हूँ। शॉप की ऑनर ने देखा कि उसका स्टोर तबाह किया जा रहा है और वह चीखी, यह क्या बकवास है? मेरी शॉप में फाइट मत करो। लिंजुओ के साथ बैठे उस स्वघोषित साथी ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, होली मेडिसिन संप्रदाय की एक एग्जीक्यूशनर, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मैन एग्जीक्यूशन टीम तुम्हारे पीछे पड़ गई? लिंजुओ ने मन ही मन सोचा, आखिर चल क्या रहा है? फांगा अभी घर लौटी ही थी और अब ये चर्च वाले हमारे दरवाजे पर हैं। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? अपने टीममेट को मुसीबत में देख उसने फिक्र के साथ पूछा, ब्लड ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? ब्लड ब्रदर सिर्फ गाली ही दे पाया। डैम इट! नन के चमचे ने ब्लड ब्रदर के शरीर पर एक पहिया बेरहमी से घुमाया, जिससे वह अपने दांत पीसने लगा और दर्द के मारे चीख उठा। ऐसा लग रहा था मानो उस घूमते हुए पहिए से उसका पूरा शरीर कुचला जा रहा हो। उसकी आंखें बाहर आ रही थीं क्योंकि वो उस भयानक तरफ को झेल रहा था। लिंजुओ ने सिचुएशन देखी और चिंता में चिल्लाया। उसके बगल वाले बंदे ने शिष्टता दिखाते हुए कहा, चूंकि हम साथी हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस बंदे ने आगे कहा, अपोनेंट एक ह्यूमन कल्टीवेटर है, तुम्हें एक स्टील स्वॉर्ड यूज करनी होगी, उस पर ऑयल लगाना होगा और एंटी डिवाइन पिल्स और स्लैशिंग पोशंस लेने होंगे। भाई, इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। क्या इसी को डीमन हंटर कहते हैं? माउर ने अपने सोल्जर्स को कमांड दी। चार्ज! सोल्जर्स इकट्ठा हुए, हथियार उठाए और बैटल के लिए तैयार होकर उनकी तरफ लपके। उस बंदे को अभी भी शांति से अपनी तलवार पर तेल लगाते देख लिंजो एंग्जाइटी में बोला, दुश्मन आ रहे हैं, तुम अब तक अपनी तलवार पर तेल ही क्यों लगा रहे हो? मगर उस बंदे ने बिना किसी जल्दबाजी के जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। मौत को सामने देख उस स्लोपोक का और इंतजार न करते हुए लिंजुओ ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। उसने अपनी यिन फायर पर फोकस किया। छोरो, मैं खुद कर लूंगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड! एक सोल्जर ने उसे काउंटर अटैक करते देख गुस्से में सवाल किया, एक हेरेटिक की इतनी हिम्मत कि वो रजिस्ट करे? लाइव देख रहे व्यूअर्स चिल्लाए, वाह, हेरेटिक हंट का सीन! क्या यह नीच हरकत नहीं है? इसे मार डालो, मैं तुम्हारा कैप्टन बनूंगा। ये एग्जीक्यूशनर ने कितनी गॉर्जियस है। सिस्टम से नया मिशन, शिप कैप्टन बनने के लिए एग्जीक्यूशन टीम को हराएं। पैसों के पीछे भागने वाले टिपिकल बंदे की तरह लिंजुओ एक्साइटमेंट में मान गया। बिल्कुल, जब तक मुझे कैप्टन बनने का मौका मिल रहा है मैं तुम लोगों के लिए भगवान से भी भिड़ जाऊंगा। सिर्फ एक मूव के साथ सोल्जर्स की गर्दन पर एक गहरा घाव आ गया और हर तरफ खून के छींटे उड़ने लगे।
यह एक पलक झपकते ही हुई मौत थी, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। लिन जुओ की स्ट्रेंथ का यह प्रदर्शन देखकर शॉप ओनर ने सोचा, कितना स्ट्रांग है, सिर्फ एक मूव में इतने सारे एग्जीक्यूशनर्स को ढेर कर दिया। आखिर किस चीज ने इसे चर्च का इतनी बेबाकी से सामना करने की हिम्मत दी? क्या इसे चर्च के आतंक का डर नहीं है? उन सोल्जर्स का लीडर और भी आग बबूला हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंजुओ जैसा रेगुलर इंसान पलटकर हमला करेगा और होली संप्रदाय पर अटैक करेगा। इस हेरेटिक में होली मेडिसिन संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत कहां से आई? जाओ एग्जीक्यूशनर नन, इसे होली मेडिसिन गॉड की महिमा दिखाओ। एग्जीक्यूशनर नन माउर, जो कि एक एडवांस्ड सेकंड टीयर थी, बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तलवार लहराई। लीडर उसे अपना ट्रम्प कार्ड मान रहा था और एक्साइटमेंट में उसे उकसाया, जाओ एग्जीक्यूशनर नन। जब तक लिन जुओ ने दुश्मन ट्रूप्स की पहली वेव को खत्म किया, उसके साथ लड़ने वाला बंदा अभी भी अपनी तलवार पॉलिश कर रहा था जब तक कि वो चमकने न लगी। पक्का इसे ओसीडी है या ऐसा ही कुछ। खैर, इतने ऑनेलिंग सेशन के बाद बैटलफील्ड अब सुनसान लग रहा था। कोई सोल्जर नजर नहीं आ रहा था, बस अकेली माउर खड़ी थी। वह आदमी हक्का बक्का रह गया और पूछने लगा, दुश्मन एक प्रीस्टेस में कैसे बदल गए? मुझे अब वो वाला तेल दोबारा लगाना होगा जो फीमेल्स के खिलाफ डैमेज बढ़ा देता है। लिन जुओ ने फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाया, फिर से तेल लगा रहे हो? तुम्हारा टाइटल ऑनेलर तुम पर बिल्कुल सूट करता है। ऑनेलर बड़े सब्र के साथ अपनी पहले से ही चमकती तलवार को पॉलिश करता रहा और शांति से बोला, धैर्य, थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन भला लड़ाई के बीच में तैयारी का मौका कौन देता है? माउर ने पहले ही अपनी ब्लेड उठा ली थी और वह पूरी ताकत से उनकी तरफ लपकी। मरो हेरेटिक! लिन जुओ को दूसरी बार बीच में आना पड़ा। वह स्लोपोक के भरोसे नहीं रह सकता था। उसने अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया और उसकी तलवार आगे की ओर करकी। ब्लेड एक हैरान कर देने वाली स्पीड से प्रीस्टेस की तरफ बढ़ी। उसने अटैक्स से बचने की कोशिश की, लेकिन तलवार ने माउर का पीछा नहीं छोड़ा, जिससे हर वार से बचना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसने फिर से मन ही मन सोचा, यह किस तरह की टेक्निक है? एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाना? क्या यह कोई स्वॉर्ड एन्चांटर है? उसके पास जवाब ढूंढने का समय नहीं था, क्योंकि उसे तलवार के बेरहम हमलों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कूदना पड़ रहा था। उसके कपड़े अब फटने लगे थे। लिन जुओ ने उसकी चपलता को नोटिस किया, क्योंकि वह अब तक केवल उसके ऊपरी कपड़ों को थोड़ा सा ही फाड़ पाया था। उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम्हारी डोजिंग उतनी बुरी नहीं है। लेकिन फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड से बच पाना इतना आसान नहीं है। व्यूअर्स बड़े उत्साह के साथ कमेंट्स कर रहे थे, ओह वाह, अमेजिंग! क्या वाकई ये प्रीस्टेस का आर्मर ब्रेक हो रहा है? डिफीटेड प्रीस्टेस, क्या ये सच में मैं देख सकता हूं? आर्मर ब्रेकिंग, आर्मर ब्रेकिंग! उसी पल उसने अपना ट्रम्प कार्ड निकालना शुरू किया। उसका पूरा शरीर एक अजीब एनर्जी से चमक उठा। होली गारमेंट, प्लीज मुझे स्ट्रेंथ दो। होली गारमेंट प्रीस्टेस माउर ट्रांसेंडेंट फर्स्ट टीयर। उसका अपीयरेंस बदल गया। शायद लिन जुओ की स्ट्रेंथ को देखते हुए उसने इस अल्टीमेट मूव का सहारा लिया था। वर्तमान में वापस आए तो एक लाइव स्ट्रीम माइक के सामने कोई अपना गला साफ कर रहा था। उस ब्लॉन्ड लड़के ने कहा, मेरे सभी लिटिल वाइट कैबेज को हेलो, मैं हूं ग्रैंड कैबेज, रूकी गेम जोन का स्ट्रीमर, जो मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर गेम्स स्ट्रीम करता है, एक टेक्निकल टाइप स्ट्रीमर। मैंने अभी अभी 1,00,000 पॉइंट्स और मोस्ट पॉपुलर रूकी स्ट्रीमर अवार्ड जीता है। प्लीज मुझे फॉलो करें। उसके व्यूअर्स ने चीयर किया, ब्रदर कैबेज, आई लव यू ब्रदर कैबेज। मैं आपका लिटिल वाइट कैबेज हूं। तुम जितने लेम हो, मैं उतना ही तुम्हें प्यार करता हूं। गेम में उस पर हमला हो रहा था और वह विलाप कर रहा था, ओह भाई, मैं फिर से मर गया। सामने वाला पक्का हैकिंग कर रहा है। व्यूअर्स ने उसे कोसते हुए कमेंट किया, कैबेज, तुम जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हो। अगर यह चीटिंग नहीं है तो क्या है? तुम कितने बड़े लूजर हो ब्रदर कैबेज। लेकिन पैशनेट फैंस लगातार स्पैम कर रहे थे, तुम जितने लेम हो, मैं उतना ही तुम्हें प्यार करता हूं। अनबीटेबल लाइव स्ट्रीम इफेक्ट। तभी उसका एक दोस्त अंदर आया और बोला, कैबेज, MCN चाहता है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस सुधारो और इतना आलस करना बंद करो। उसने जवाब दिया, ओह, व्यूअर्स को ये ड्रामे पसंद आते हैं। मैं बस कैजुअली एक्टिंग करता हूं और वे कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तभी उसने अपना फोन उठाया और लिन जुओ की लाइव स्ट्रीम पर भारी भीड़ देखकर दंग रह गया। हाँ, पड़ोस की इस गेम स्ट्रीम पर अचानक इतने व्यूअर्स कहां से आ गए? यहां तक कि तुम्हारी स्ट्रीम भी अफेक्ट हुई है। तुमने अपनी 1/3 ऑडियंस खो दी है। उसके दोस्त ने टोका। कैबेज ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, कौन सी स्ट्रीम? वहां व्यू काउंट्स देखकर वह सच में शॉक्ड रह गया। क्या? उसने जल्दी से अपने दोस्त का आईपैड छीना और कहा, मुझे देखने दो कि कौन सा गेम स्ट्रीम हो रहा है। हैरानी में वह बुदबुदाया, गोंगदी देतू, ये कैसा नाम है?
क्या ये कोई बैटल लाइव स्ट्रीम है? स्क्रीन पर कल्टीवेटर माओर की लाइव इमेज थी और नीचे कमेंट्स की बार आई हुई थी। यहाँ नया हूँ। ये कौन सा गेम है? वाह, वो लेडी बहुत अमेजिंग है। स्टेज 2 ध्यान दो। उसी वक्त अदर वर्ल्ड माउर्ट में माउर ने ठंडे लहजे में डिक्लेयर किया, दूसरा राउंड शुरू होता है। और व्यूअर्स एक्साइटमेंट में उकसा रहे थे, मिस्टर स्ट्रीमर इसे एक ही मूव में खत्म कर दो। लेकिन एक फैन वेई तैंग उस प्रीस्टेस के अंदाज पर फिदा था। डीमन प्रीस्टेस सिस्टर, आओ मुझे कुचल दो, मैं आपका पपी हूं। माउर ने अपनी ब्लेड उसकी तरफ घुमाई और कॉन्फिडेंस से कहा, लाओ अपना सिर मुझे सौंप दो। अपने अपोनेंट की बरी हुई पावर देखकर लिन जुओ को एहसास हुआ कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। वह अपनी तलवार से वार रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और साथ ही पीछे उस सुस्त बंदे को देख रहा था जो अब भी अपनी ब्लेड पॉलिश कर रहा था। बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका लेवल बहुत हाई है। डीमन ब्लेड यूज करना काफी थका देने वाला है। उसने अर्जेंटली चिल्लाकर कहा, हे घोस्ट हंटर, क्या तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? आओ और मेरी मदद करो। लेकिन वह बंदा अब भी शांति से बोला, धैर्य रखो मेरे दोस्त। लिन जुओ ने तय किया कि अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड निकालना ही होगा। उसने मन ही मन गाली देते हुए सोचा, धत तेरे की, लगता है अब मुझे ड्रैगन लॉर्ड में बदलना ही पड़ेगा। माउर का मौजूदा रूप एक डरावने ऑरा से भरा था। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे पाताल से आ रही हो। अपनी जान मेरे हवाले कर दो। लिन जुओ इरिटेट हो गया और सोचने लगा, कितनी एनोइंग है। तभी उसकी नुकीली ब्लेड को टेरेसा के हैमर ने रोक दिया। इस सरप्राइज ने माउर को दंग कर दिया। लिन जुओ को बचाने के लिए टेरेसा एक बार फिर आ गई थी। माउर की तरफ अपना हैमर उठाते हुए उसने कहा, रुक जाओ प्रीस्टेस माउर, तुम्हारा यह भ्रष्ट रूप पवित्र लुशियन को शर्मिंदा कर रहा है। माउर ने शक के साथ पूछा, तुम कौन हो? लिन जुओ की आंखें खुशी से चमक उठीं और वह चिल्लाया, टेरेसा, तुम आखिरकार आ ही गईं। लिन जुओ ने अपना अगला अटैक शुरू किया और चिल्लाया, क्या तुम मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड का एक और वॉर झेलने के लिए तैयार हो? लेकिन इस बार उसने तलवार की टिप को पकड़ लिया और घमंड से बोली, पकड़ लिया। लिन जुओ पर एक तिरस्कार भरी नजर डालते हुए उसने कहा, तुम्हारी स्किल पूरी तरह से इस डीमन फ्लाइंग स्वॉर्ड पर टिकी है। इसमें कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। यह सिर्फ लो लेवल कल्टीवेटर्स को ही डरा सकती है। पकड़े जाने पर लिन जुओ ने मन ही मन सोचा, शिट, इसने मुझे पकड़ लिया। मेरे पास अभी फ्लाइंग स्वॉर्ड को पावर देने वाली मेंटल टेक्निक नहीं है। सोल्जर्स का लीडर भावुक होकर रोने लगा। देखो, यह एक ईश्वरीय चमत्कार है, हमारे होली हीलर संप्रदाय का पवित्र करिश्मा। हम किसी मृत एक्सपर्ट की खाल उतारकर उनका सम्मान कर सकते हैं और फिर खुद को निखारने और मर्ज करने के लिए उसे पहन सकते हैं। एक व्यूअर बुदबुदाया, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई प्लीज इस बंदे को खत्म कर दो, यह मुझे पागल कर रहा है। लीडर ने अपनी बात जारी रखी, सेंट लुशियन हमारे संप्रदाय की एक सम्मानित संत हैं। एक बार उन्होंने साक्षात मौत के साये में डीमन लॉर्ड को हराया था, लेकिन आखिरकार वो एक शैतान के हाथों वीर गति को प्राप्त हुई। अब उनकी खाल इस प्रीस्टेस ने पहनी है। यह कितना महान ईश्वरीय चमत्कार है। उसे और बकबक करने का मौका न देते हुए एक तलवार सीधे उसके सिर के पार हो गई। लिन जुओ ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, चुप हो जा साले। हैरानी की बात यह थी कि माउर भी बोल पड़ी, हाँ मुझे भी लगता है कि प्रीस्ट मिलर बहुत लाउड है। वो आवाजें हमेशा मेरे सिर में गूंजती रहती हैं। ये बहुत पागल कर देने वाला है। क्या सबको खत्म कर देना ज्यादा सिंपल नहीं होगा? टेरेसा ने उसे ठंडे लहजे में याद दिलाया। ऐसा बर्ताव करना सेंट लुशियन को शर्मिंदा करेगा। माउर ने टेरेसा पर अपनी ब्लेड घुमाई और चिल्लाई, चुप रहो, तुम उस नाम को लेने के लायक नहीं हो। उसकी हालत अब पागलों जैसी हो गई थी। सेंट लुशियन की इच्छा उनकी इस खाल के जरिए मुझसे मर्ज हो जाती है। हवा में उछलते हुए उसने अपना फाइनल मूव निकाला, द डिवाइन स्किन ब्लेड अटैक। लेकिन टेरेसा उस पावर से बिल्कुल नहीं डरी जिसे माउर ओवरवेलमिंग समझ रही थी। हालांकि उसका हैमर 2 टुकड़ों में कट गया था, माउर ने उपहास करते हुए कहा, देखा, यह वो पावर है जो हर चीज को काट देती है जिसे महान संत ने मुझे बख्शा है। उनकी खाल मुझे ऐसे लपेटे हुए है जैसे कोई दुलार कर रहा हो। यह देखकर कि वह कितनी बातूनी है, टेरेसा आगे बढ़ी, उसका मुंह जोर से बंद किया और कहा, तुम्हारा पतन हो चुका है माउर। सिर्फ एक पावरफुल मूव के साथ टेरेसा ने माउर को जमीन पर इतनी जोर से पटका कि धरती फट गई। माउर का चेहरा जमीन पर बुरी तरह धंसा हुआ था और उसकी आंखें शौक में फटी की फटी रह गईं। टेरेसा ने उसे एक बार फिर याद दिलाया, शायद जरूरी बात 3 बार दोहराई जानी चाहिए, तुम्हारा पतन हो चुका है। हार मानने से इनकार करते हुए माउर ने पलटकर कहा, तुम जानती ही क्या हो? खुद सेंट लुशियन ने। जीत के अंदाज में टेरेसा ने ठंडे स्वर में कहा, सेंट लुशियन मरी नहीं है, तुम्हें धोखा दिया गया है। इस सच को सुनकर माउर सन्न रह गई। तुमने क्या कहा? उनकी लड़ाई का यह मंजर देखने वालों की आंखों में बस गया। एक नन्हे सीनियर प्रीस्टेस को धूल चटा दी।
मुझे ऐसी फाइट बहुत पसंद है। धार्मिक राज, आखिर यह सेंट लूशियन है कौन? लगता है वो दरांती वाली प्रीस्टेस उनकी कट्टर फैन गर्ल है। माउर ने उठने की कोशिश की, लेकिन टेरेसा की तरफ से आए एनर्जी के एक झटके ने उसे पस्त कर दिया, जिससे उसका सीधा खड़ा होना मुश्किल हो गया। शायद इस रियलिटी को एक्सेप्ट न कर पाने की वजह से वह चिल्लाती रही, नामुमकिन, यह सच नहीं हो सकता। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। वे मर चुकी हैं, उन्हें महान डीमन गॉड ने मारा था। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह बिजली की तेजी से ऊपर की ओर झपटी और छत फाड़ कर भाग निकली। हर कोई छत में हुए उस बड़े गोल छेद को देखता रह गया। व्यूअर्स ने सिचुएशन को एनालाइज करते हुए कमेंट किया। उन्हें लग रहा था कि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट बाकी हैं। अब बड़ी तस्वीर साफ हो रही है। मैं नन को सपोर्ट करता हूं। वाह नन सिस्टर, स्ट्रीमर, आप बहुत अमेजिंग हो। तुम बेस्ट हो। मैं तुम्हें सब्सक्राइब कर रहा हूं। जब सब कुछ शांत हो गया, तो वह बंदा जिसने सदियां लगा दी थीं अपनी चमकती हुई तलवार उठाकर खड़ा हुआ और बोला, ऑल राइट, तलवार पर तेल लग चुका है। दुश्मन कहाँ हैं? अब अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आसपास किसी को न पाकर उसने सवाल किया, सब कहाँ चले गए? लिन जुओ ने तंग आकर जवाब दी, भाई तुम बहुत स्लो हो। सब 9-2-11 हो गए। अचानक वह अपने लाइव स्ट्रीम रूम को देखकर सन्न रह गया। व्यूअर्स में आए अचानक उछाल ने उसे चौंका दिया। इतने सारे व्यूअर्स कहाँ से आ गए? जैसे ही फैंस की गिनती बढ़ी, नए व्यूअर्स के कमेंट्स की बार आ गई। सिल्ली स्ट्रीमर को फॉलो कर लिया। हे असिस्टेंट, स्ट्रीम पर हमारी नन्स को ब्लॉक मत करो, उसे लाइव आने दो। अगर नन्स दिखी तो मैं सब्सक्राइब करूंगा। इसी बीच उसके पीछे टेरेसा ब्लड ब्रदर के घावों का इलाज कर रही थी। उसने कोमलता से कहा, ब्लड ब्रदर रिलैक्स करो। लिन जुओ को याद आया, ओह सही बात है, ब्लड ब्रदर इंजर्ड है। टेरेसा ने अपनी हीलिंग एनर्जी उसके अंदर डाली और फिक्र के साथ पूछा, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? नए व्यूअर्स एकदम रोमांचित थे और लगातार कमेंट कर रहे थे, ओह भाई, नन सिस्टर कितनी जेंटल हैं। नन सिस्टर, मेरा ऑरा कुछ अजीब हो गया है, प्लीज इसे हील कर दीजिए। नन सिस्टर, मुझे कन्फेस करना है, मैंने एक बार मरी हुई मछली के साथ किया था। लिन जुओ ने बेबसी से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नन को मुझसे ज्यादा प्यार मिल रहा है? उसने व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ना जारी रखा। साइड हो जाओ, नन को लाइव आने दो। नन सिस्टर, मैं गिर गया हूं, सिर्फ आपकी एक किसी मुझे फिर से जिंदा कर सकती है। ऊपर वाले, तलवार निकालो, वो मेरी वाइफ है। उसने टेरेसा को पास बुलाया और कहा, टेरेसा एक सेकंड के लिए यहां आओ। उसने थोड़े शक के साथ पूछा, ग्रेट सेज, क्या बात है? उसने उसके कान में फुसफुसाया, अपना हेडस्कार्फ उतारो, बाल खुले छोड़ो और मेरे लिए कुछ लाइंस बोलो। टेरेसा उन सेंटेंस को बोलने में हकलाने लगी जो लिनजुओ ने उसे सिखाए थे। फिर उसने पूछा, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको टेरेसा पसंद है तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब करें और मैं आपकी कन्फेसर बनूंगी। ग्रेट सेज, ये कौन सी लैंग्वेज है? उसे बिना हेडस्कार्फ के देखकर व्यूअर्स दंग रह गए। ओह वाह, नन सिस्टर खुले बालों में और भी स्टनिंग लग रही हैं। ओह माय गॉड, नन सिस्टर, मैं अभी सब्सक्राइब कर रहा हूं, मुझे कन्फेस करना है। आह, क्या ये कोई गेम है? ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। यहां तक कि लिनजुओ भी सन्न रह गया। हेडस्कार्फ उतारने के बाद वो वाकई गॉर्जियस लग रही थी। लीजिंग ये सब देख रही थी और उतनी ही हैरान थी। ये क्या हो रहा है? अचानक व्यूअर्स और फैंस दोनों बहुत तेजी से बढ़ गए। तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों ने तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। लिन जुओ ने टेरेसा को सजेस्ट किया, क्यों ना तुम एक स्ट्रीमर के तौर पर डेब्यू करो। लेकिन टेरेसा, जिसे उसके प्रपोजल के बारे में कुछ पता नहीं था, बोली, ग्रेट सेज, क्या मैंने कुछ गलत किया? दूसरी तरफ बाईक्यू के मैनेजर ने फिक्र के साथ कहा, यह ठीक नहीं है, हमारी रिपोर्ट्स का कोई असर नहीं हो रहा है और अपोनेंट अचानक रूकी चार्ट में टॉप पर पहुंच गया है, उसने हमें भी पीछे छोड़ दिया है। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बाईक्यू ने डिक्लेयर किया, धत तेरे की, मैं अभी लाइव जा रही हूं ताकि व्यूअर्स को वापस खींच सकूं और उसे पछाड़ सकूं।